Right, welcome back everyone. Final session of the consumer equilibrium chapter या consumer behavior जैसे भी बोल लो. हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा. पहले पार्ट में हमने यूटिलिटी का मतलब सीखा, यूटिलिटी का फीचर्स सीखा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस देखे, उसका शेड्यूल देखा, उसका ग्राफ देखा, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू देखा. Then we move to the hardcore concepts of cardinal approach. Cardinal approach में हमने ये देखा कि सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर कहाँ तक कंज्यूम करेगा, फिर मल्टीपल कमोडिटी के केस में कहाँ तक कंज्यूम करेगा. एंड नाउ वी आर कमिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 3 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट पार्ट. हमने 3 पार्ट में सल्टा लिया पूरा चैप्टर, ठीक है. तो अभी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट 3 पे जाते हैं. नाउ पार्ट 3 में अभी हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच पे जाएंगे, ठीक है. ऑर्डिनल अप्रोच ना, ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होगा, देखो कार्डिनल में क्या हुआ था, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ केसेस, सिंगल कमोडिटी, मल्टीपल कमोडिटीज. ना मल्टीपल में 4 कमोडिटीज भी हो सकते हैं, 10 कमोडिटीज भी हो सकते हैं. ऑर्डिनल में क्या होगा, ऑर्डिनल में देयर विल बी ऑलवेज 2 कमोडिटीज या फिर 2 प्रोडक्ट्स. हमेशा देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स, ओके. और यहाँ पे हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखना है. पहला कॉन्सेप्ट सीखना है बजट लाइन का, बजट लाइन, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है. एंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है वो रहेगा इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस कर्व. ऑलराइट, ओके. तो अभी हम लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे, पहले बजट लाइन सीखेंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व सीखेंगे, फिर दोनों को साथ में सीखेंगे और तब देखेंगे कि अगर 2 प्रोडक्ट्स होगा तो कंज्यूमर कहाँ पे कंज्यूम करेगा. बस इतना करने के बाद चैप्टर ओवर, ठीक है. आइए तो सबसे पहले बजट लाइन डिस्कस करते हैं. बजट लाइन, इसको क्या करें, चलो ऐसे करते हैं. चलो मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज़ का इनकम है, ठीक है. यू हैव टोटल 100 रुपीज़ का इनकम. ऑलराइट, ओके. तो यू हैव टोटल 100 रुपीज़ का इनकम. अब देखो आप 100 रुपीज़ से, एज आई टोल्ड यू, 2 ही प्रोडक्ट है, एक है X और दूसरा है Y. X का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है. मतलब X खरीदने जाते हो तो 10 रुपये लगेगा एक यूनिट का, पर यूनिट, ठीक है. प्राइसेस पर यूनिट. और Y खरीदने जाते हो तो 20 रुपीज़ लगेगा पर यूनिट, ठीक है. एक यूनिट का ये प्राइस है. X एंड Y, ये 2 चीज़ आप खरीद सकते हो, ठीक है. टोटल इनकम आपके पास 100 है. तो अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर हम ग्राफ में इसको बनाते हैं, ठीक है. मेरा ग्राफ थोड़ा ना विदाउट स्केल आड़ा तिरछा बन जाता है, ठीक है. ओके, तो अब एक चीज़ समझो, अगर हम फुल 100 रुपीज़, इफ़ आई स्पेंड द एंटायर 100 रुपीज़ ऑन वाई, ठीक है. ये जो मेरे पास 100 रुपीज़ है, इसको हम फुल अगर वाई पे स्पेंड कर दे तो हाउ मच वाई विल आई बी एबल टू परचेज, आई विल बी एबल टू परचेज 5 वाईज, है ना. बिकॉज 20 रुपीज़ करके है और 5 वाई है तो 100 रुपीज़ लग जाएगा. बात समझ में आया. दे कैन बी 4 ऑल्सो, इट कैन बी 3 ऑल्सो, इट कैन बी 2 ऑल्सो, इट कैन बी 1 ऑल्सो एंड इट कैन बी 0 ऑल्सो. सो इफ़ आई स्पेंड, चलो एक काम करते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं. 10, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है. अब थोड़ा ना कलर चेंज कर लेते हैं. ऑलराइट, अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे. इफ़ आई स्पेंड माई एंटायर इनकम, अगर हम अपना पूरा इनकम वाई पे लगा दें, 100 रुपीज़ का इनकम, इफ़ आई स्पेंड entirely on Y, तो I'll be able to buy 5 Ys because Y का प्राइस है 20 रुपीज़. तो I'll be able to buy 5 units of Y, ठीक है. यहाँ पे हम लोग Y का यूनिट्स दिखा रहे हैं ऐसे, और नीचे में हम लोग X का यूनिट्स दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है. तो फर्स्ट केस इज इफ आई स्पेंड माई एंटायर इनकम आई विल बी एबल टू बाई 5 Ys. तो मेरा ना ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज इस केस में आई एम बाइंग 5 Ys एंड 0 यूनिट्स ऑफ X. सेकेंड केस कैन बी व्हाट, इफ आई डिसाइड टू इन्वेस्ट माई एंटायर इनकम या टू स्पेंड माई एंटायर इनकम ऑन X. अगर हम अपना पूरा इनकम X पे लगा दे तो क्या होगा, देन
मेरा पूरा 100 रुपीज़ जो है वो x पे लग जाएगा एंड आई विल बी स्पेंडिंग एंटायर इनकम ऑन x एंड आई विल बी बाइंग 10 यूनिट्स ऑफ x। तो दिस इज द एक्सट्रीम केस। अगर पूरा y खरीदेंगे तो 5y मिलेगा, पूरा x खरीदेंगे तो 10x मिलेगा, बिकॉज y का प्राइस है 20 रुपीज़, x का प्राइस है 10 रुपीज़। ठीक है, इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन कराते हैं ना, अगेन थोड़ा सा ना, मतलब भगवान करे कि स्ट्रेट बने जितना हो सके, बहुत स्ट्रेट बना है, जितना हो सका उतना बहुत स्ट्रेट बना है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा बजट लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे बजट लाइन। मतलब अब देखो, इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, तो आपको फुल 100 रुपीज़ खर्चा करने का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर कलर, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ले लेते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आई एम सेइंग कि बजट लाइन क्या दिखाता है? बजट लाइन विल शो यू various combination of x and y, various combination of two products on which you can spend your entire income। मतलब अगर आप लेट सपोज इस पॉइंट पे रहते हैं, ये पॉइंट क्या है ए पे आपको कितना y मिलेगा, x कितना मिलेगा, x कुछ नहीं मिलेगा, 0x मिलेगा प्लस 5y मिलेगा। दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, अच्छा लेट अस टेक दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक दिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। ये पॉइंट को बोल देते बी। बी पे आपको कितना मिलेगा? बी पे आपको x मिल रहा है 2, आप देखो x 2 मिल रहा है ना, so you will be getting 2x plus you will be getting 4y, you will be getting 4y। तो 2x का 20 रुपये लग जाएगा, बिकॉज 10 रुपये करके है x। तो 2x if you buy you will be spending 20 rupees, 4y if you buy you will be spending 80 rupees, so again you are spending 100 rupees। आप पूरा 100 rupees spend कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस टेक दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल, लेट्स कॉल इट C। तो इसको C बोल लेते हैं। C में क्या होगा, आपको 3 यूनिट्स ऑफ y मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 यूनिट, ऑलमोस्ट नहीं, एक्चुअली में स्केल से करोगे तो परफेक्ट आएगा। तो यू आर गेटिंग 3 यूनिट्स ऑफ y, 60 रुपीज़ यहाँ खर्चा हो गया, एंड यू आर गेटिंग 4 यूनिट्स ऑफ x, तो 40 रुपीज़ यहाँ खर्चा हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 100 रुपया। इसमें भी टोटल खर्चा 100 रुपया, इसमें भी टोटल खर्चा 100 रुपया। लास्ट एक ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको D बोल देते हैं। D में हाउ मेनी x यू आर गेटिंग? 10x, एंड हाउ मेनी y यू आर गेटिंग? 0y, सो 10x का 100 रुपया। तो आप देखो बजट लाइन में आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, तो किसी भी पॉइंट पे आपको दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ऑन विच यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बात समझ में आया? दिस इज बजट लाइन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कोई भी पॉइंट अंदर हो सकता है क्या? बजट लाइन के अंदर हो सकता है क्या? कैन आई हैव दिस एज अ पॉइंट? कैन आई हैव दिस एज अ पॉइंट? इसको E बोल ले क्या? इसको E बोल लेते हैं। कैन आई हैव E एज अ पॉइंट? ऑफ कोर्स आई कैन हैव E एज अ पॉइंट, बिकॉज देखो E में कितना x कितना y मिल रहा है? 2y मिल रहा है एंड 3x मिल रहा है, सो आई एम गेटिंग 3x प्लस 2y। 3x का 30 रुपीज़ और 2y का 40 रुपीज़, तो टोटल 70 रुपीज़ खर्चा हो रहा है। तो मतलब ये है कि इफ आई गेट अ पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन, इफ आई गेट अ पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन, इट मीन्स इट इज पॉसिबल, बट इट शोज आई एम नॉट स्पेंडिंग माई एंटायर इनकम। इनसाइड द बजट लाइन यू आर नॉट स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम, ऑन द बजट लाइन यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। आप देखिए हर बार हमने 100 रुपीज़ का स्पेंडिंग किया है। बजट लाइन पे अगर पॉइंट मिला है ना, तो 100 का स्पेंडिंग हुआ है। बट अगर बजट लाइन के इनसाइड में अगर मेरे को पॉइंट मिलता है तो सेविंग्स होता है। 70 रुपीज़ स्पेंड हुआ तो 30 रुपीज़ का सेविंग हो गया। अच्छा, क्या कोई पॉइंट बजट लाइन के बाहर मिल सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बाहर नहीं मिल सकता, बजट लाइन के बाहर नहीं मिल सकता, बिकॉज आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना, ट्राई करके देखना, 100 से ज़्यादा आ जाएगा। लेट अस टेक दिस फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि 2y मिल रहा है आपको, 2y मिल रहा है एंड लेट अस टेक 9x मिल रहा है, तो 9x प्लस 2y, सो 9x का 90 रुपीज़ और 2y का 40 रुपीज़, तो 130 रुपीज़ हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू जस्ट हैव 100 रुपीज़, हाउ कैन यू स्पेंड 130? सो ऑन द बजट लाइन you are spending 100 full income on 2 products. Inside the budget line you are spending less than what you have on 2 products. Outside the budget line not possible. Outside the budget line not possible. On the budget line possible and good. Inside the budget line possible, not good.
आउटसाइड द बजट लाइन नॉट इवन पॉसिबल। तो ये था बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इनडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो इनडिफरेंस कर्व, अच्छा एक बार पढ़ लेना यहाँ से नोट्स में, यहाँ पे बजट लाइन के बारे में ना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बजट लाइन के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा, तो पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर ये सब एक बार थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। आई एम नॉट रीडिंग इट वन बाई वन बट आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आते हैं इनडिफरेंस कर्व के ऊपर। सो दिस वाज ऑन पेज नंबर 6, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व, अब एक चीज़ समझो, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। सो ये यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये y का प्रोडक्ट है यूनिट्स, ये x का प्रोडक्ट है यूनिट्स, एंड ऐसा एक कर्व मिलेगा हमें। इस कर्व को बोलते हैं IC, IC यानी इनडिफरेंस कर्व, IC1 बोल देते हैं क्योंकि बाद में IC2 भी देखेंगे एंड ऑल दैट। तो अब एक चीज़ समझो, IC क्या दिखाता है, IC शोज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बजट लाइन क्या दिखाता था, इनकम, इनकम को कैसे स्पेंड किया, ठीक है, स्पेंडिंग ऑफ इनकम। IC क्या दिखाता है, सेटिस्फैक्शन। इनडिफरेंस कर्व शोज सेटिस्फैक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, डिफरेंस का क्या मतलब होता है। डिफरेंस मतलब नॉट सेम, डिफरेंस मतलब अलग अलग, नॉट सेम। इनडिफरेंस का मतलब क्या होगा तब, अगर डिफरेंस का मतलब होता है नॉट सेम, इनडिफरेंस का मतलब सेम, ठीक है। तो IC में आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, लेट्स टेक दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यू विल गेट दिस मच यूनिट ऑफ y, ठीक है, इसको 5 बोल लेते हैं, एंड यू विल गेट दिस मच यूनिट ऑफ x, इसको 2 बोल लेते हैं। तो यू आर बाइंग 2 यूनिट ऑफ x प्लस 5 यूनिट्स ऑफ y। तो इस पे ना आपको कुछ यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वी डोंट नो हाउ मच, ठीक है, वी डोंट नो हाउ मच, बिकॉज ऑर्डिनल में ऐसे नंबर्स में बात नहीं करते। लेट्स टेक अनदर पॉइंट, you will be getting let's say 3 units of y and let's say 6 units of x. So 6 units of x plus 3 units of y. Again you will be getting some amount of satisfaction. Now I don't know how much is this, I don't know how much is this, but I know one thing, ki both are equal. Both of them are equal. In fact all the points on this curve, all the points on the IC curve represents same level of satisfaction that we will get from consumption of x and y. तो हर पॉइंट पे कितना y कंज्यूम किया, कितना x कंज्यूम किया वो निकल जाएगा, और कितना सेटिस्फैक्शन है वो पता चल जाएगा। ऑन ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स पे सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना वो सेम होने वाला है। आया बात समझ में? On all points satisfaction level will be same, ठीक है। अच्छा, if there is another IC curve which is higher than the previous IC curve, IC1 बोल देते इसको, IC1, IC2. So if there is IC1, if there is another IC curve which is higher than the original IC curve, higher IC curve represents higher level of satisfaction, ठीक है। लोअर IC कर्व IC2, लोअर IC कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर सेटिस्फैक्शन। उस पूरे कर्व में आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। IC0 जो है, एंटायर IC0 में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y ट्राई कर लो। IC1 में अगेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप कोई भी लेवल ऑफ x एंड y ट्राई कर लो, and same goes for IC2. But IC1 में सबसे ज़्यादा satisfaction because it is the highest IC curve. Next level of satisfaction, lower level of satisfaction IC0 में मिलेगा, और IC0 से भी कम satisfaction आपको IC2 में मिलेगा। बात क्लियर है? कुछ फीचर्स देख ले IC कर्व। तो ये IC कर्व का डेफिनेशन है। IC मैप किसको, इंडिफरेंस मैप किसको बोलते हैं, इसी को इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जब एक से ज्यादा कर्व रहते हैं ना तो उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन है। नीचे में फिर इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप का डेफिनेशन है, दोनों का डायग्राम भी है।
पेज नंबर 6 हो गया ओवर। पेज नंबर 7 में फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 7 में फीचर्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो पहला बोल रहा है इनडिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व का नेगेटिव स्लोप है, विच मीन्स इफ यू आर गेनिंग मोर ऑफ एक्स, ठीक है। आप देखो हम लोग पहले x कितना कंज्यूम कर रहे थे 2, अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं 6। तो टू गेन मोर ऑफ x हमने क्या गिव अप किया, y गिव अप कर दिया। पहले 5y कंज्यूम कर रहे थे, 3y अब कंज्यूम कर रहे हैं। तो टू कंज्यूम मोर x वी हैव टू गिव अप ऑन y। तो टू कंज्यूम मोर ऑफ वन यूनिट व्हेन यू गिव अप अनदर यूनिट, इसी को बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ता है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो ये आईसी कर्व का पहला प्रॉपर्टी है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको आई एम कीपिंग फॉर अ लेटर डिस्कशन। अभी थर्ड वाले पे चलते हैं। आईसी कर्व, हायर आईसी कर्व विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जैसा कि आई हैव एक्सप्लेन टू यू, जो हायर रहेगा वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा। इनडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इनडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इनडिफरेंस कर्व जो है, जैसे एक और इनडिफरेंस कर्व ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, बिकॉज फिर इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व, सपोज देयर इज अनदर आईसी कर्व, वो ऐसे इंटरसेक्ट होके चला गया। तो आईसी, लेट्स कॉल इट 3, IC3। तो IC3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IC3 इज रिप्रेजेंटिंग वन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, IC1 is representing another level of satisfaction. How can both of them will be equal? How can both of them be equal over here? दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, दोनों का अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स द रेट एट विच one product will be given up to gain another product, ठीक है। y कितना सैक्रिफाइस करेंगे to gain one unit of x। तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है 5y गिव अप करना पड़ रहा है एक x पाने के लिए, 4y गिव अप करना पड़ रहा है देन एक x पाने के लिए, 3y गिव अप करना पड़ रहा है 1x पाने के लिए, 2y गिव अप करना पड़ रहा है। मतलब एवरी टाइम लेसर y इज बीइंग गिवन अप, एवरी टाइम लेसर y इज बीइंग गिवन अप टू गेन वन यूनिट ऑफ x। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा फॉल हो रहा है। जब भी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉल होता है ना, हमारा कर्व जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कर्व बन जाएगा। यही सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व आर जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। सिंस MRS इज फॉलिंग, MRS गिर रहा है ना, आप देखिए MRS क्या हो रहा था, पहले हम लोग 5y गिव अप कर रहे थे। आप सिर्फ इस कॉलम पे ध्यान दो, पहले 5y गिव अप कर रहे थे एक x के लिए, फिर 4y गिव अप कर रहे हैं, फिर 3y, फिर 2y। सो हमेशा कम y गिव अप कर रहे हैं टू गेन 1x। तो जब ऐसा होता है ना तो हम बोलते हैं MRS इज फॉलिंग। एंड MRS जब गिरता है ना, जब भी इकोनॉमिक्स में जब भी MRS गिरेगा कर्व ऐसा ही फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। अगर MRS बढ़ता ना, जो क्लास 11 में हम लोग PPC पढ़ते हैं ना, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसमें क्या होता था, उसमें टू गेन 1x आपको ज्यादा y गिव अप करना पड़ता था, फिर 1x चाहिए और y गिव अप करना पड़ेगा, फिर 1x चाहिए और y गिव अप करना पड़ेगा। वहां MRS बढ़ता था। तो जब MRS बढ़ता था ना, इसीलिए PPC का शेप ऐसा होता था, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ऐसे बनता था PPC। बट इनडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है, समझ रहे हो। तो PPC हमारा ऐसा बनता था, बट इनडिफरेंस कर्व देखोगे तो ऐसा बन रहा है। द डिफरेंस इज MRS। यहाँ पे MRS जो है वो बढ़ता है और यहाँ पे MRS जो है वो गिरता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक x चाहिए तो एक y गिव अप करो, फिर एक x चाहिए तो ज़्यादा y गिव अप करो, फिर एक x चाहिए और ज़्यादा y गिव अप करो, फिर एक x चाहिए तो और ज़्यादा y गिव अप करो।
यहाँ पर क्या है, एक x चाहिए तो 5y गिव अप करो, और एक x चाहिए तो कम y गिव अप करो, देखो गिर रहा है, और एक x चाहिए तो और कम y गिव अप करो, और एक x चाहिए तो और कम y, तो MRS इज फॉलिंग, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो MRS बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ वाई द शेप इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों के प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया, दोनों को हम लोगों ने समझ लिया, बजट लाइन को भी समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व को भी समझ लिया। अब फाइनल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक x और एक y, तो हम लोग कितना बाई करेंगे। ठीक है, एक x और एक y है तो हम लोग कितना बाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y है, यहाँ पे हमारे पास x है। नाउ ये बजट लाइन बना लेते हैं एक। ठीक है, बजट लाइन क्या दिखाता है, इट इज़ दैट लाइन दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन विच वी आर स्पेंडिंग आवर एंटायर इनकम। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व को रेड कर दे, क्या कर देते हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला है 5 मिनट में। नाउ देयर इज़ वन इंडिफरेंस कर्व, इसको बोल देते A। ठीक है, देयर इज़ अनदर इंडिफरेंस कर्व, एक सेकेंड, this is called B, and there is another indifference curve, this is called C। तो कंज्यूमर कहाँ रहना चाहेगा, कंज्यूमर पहली बात पूरा इनकम स्पेंड करना चाहेगा, बिकॉज ज़्यादा इनकम स्पेंड करने से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तो हायर सेटिस्फैक्शन। देखो आई विल डिस्कस इट वेट। अब ध्यान से समझो, ठीक है, क्या कंज्यूमर बजट लाइन ए पे रहना चाहेगा। आप अगर होते तो क्या ए पे रहना चाहते। हमने क्या पढ़ा था, लोअर इंडिफरेंस कर्व विल गिव लोअर सेटिस्फैक्शन, तो ए में तो लोअर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ए में कंज्यूमर रहना नहीं चाहेगा, ए में लोअर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, सी पे रहना चाहेगा क्या, सी पे ऑफ कोर्स रहना चाहेगा, बिकॉज सी पे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट क्या सी पे एट दिस पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट, क्या आप सी पे रह पाओगे। आपके सी तो बजट लाइन से ही बाहर है, सी में सेटिस्फैक्शन नो डाउट सबसे ज्यादा है, सी में सेटिस्फैक्शन इज द हाईएस्ट, बट क्या आप सी पे रह पाएंगे। आपका तो बजट ही नहीं है, आपका बजट लाइन तो इधर ही खत्म हो जा रहा है, येलो लाइन जो है वो तो पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो यू आर गोइंग आउट ऑफ योर बजट, तो सी तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, बी और ए दोनों पॉसिबल है। देखो बी कहीं भी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट दिस पॉइंट, बी ओनली दिस पॉइंट पे पॉसिबल है, उसके बाद बी भी आउट ऑफ बजट हो जा रहा है, आउट ऑफ बजट लाइन हो जा रहा है। सो बी इज आउट ऑफ बजट लाइन एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो कंज्यूमर जो है ना वो ये लेवल ऑफ कंजम्पशन करना चाहेगा, कंजम्पशन ये वाला लेवल करना चाहेगा। दिस मच यूनिट ऑफ वाई मान लेते हैं 3 एंड दिस मच यूनिट ऑफ एक्स मान लेते हैं 4। ठीक है, मान लिया है। ठीक है, तो कंज्यूमर 4x प्लस 3y कंज्यूम करना चाहेगा। वाई, बिकॉज बी, देखो सी तो हो ही नहीं सकता, सी इज नॉट पॉसिबल, ओनली सी को कहानी से ही बाहर कर दो। अब ए और बी में कंपटीशन है, तो ए और बी में देखो बी भी बजट लाइन से बाहर ही होता है, लेकिन बी एट दिस पॉइंट बी इज टचिंग बजट लाइन, मतलब विद इन बजट है, तो बी के इस पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं। ए के भी इस पॉइंट पे बजट लाइन है, ए के इस पॉइंट पे भी बजट लाइन है, बट ए तो लोअर कर्व है ना, तो ए में सेटिस्फैक्शन कम है, तो ए में नहीं जाएंगे, बी में जाएंगे, बट बी में हर पॉइंट पे नहीं जाएंगे, ओनली ये वाले पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, इसको जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं 3x एंड 4y है, तो वी विल गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ये आपको समझाया हुआ है लास्ट पेज में, यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, कौन सा वाला में जाएंगे, एंड देन थोड़ा स्पेस दिया हुआ है नोटिंग के लिए, तो आप अपना पर्सनल कुछ नोटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो 7.5 पेज में वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी बिग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर कम से कम आपको 3 बार करना चाहिए, एक बार तो मेरे साथ हो जा रहा है। ठीक है, वंस यू आर डूइंग इट विथ मी, एक बार अपने एंड से नोट से पढ़ो एंड देन इसको रिविजन करना होगा। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स इन क्लास ऑल्सो, हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी दिमाग लगाते हैं, 2 वीक्स में भूलना शुरू हो जाते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि 2 वीक्स में
हम लोग एक बार तो रिवाइज़ करें। अब बुक से रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज बुक में देयर टू मच, ठीक है, बट 7 पेज 8 पेज तो रिवाइज़ कर ही सकते हो, ठीक है, 7-8 पेज तो रिवाइज़ कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है, और जितनी बार करोगे आपको अगली बार उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर हुआ ख़त्म, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे चैप्टर के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।